नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के महत्वपूर्ण विदेश दौरे की शुरुआत की है, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सबसे पहले किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जॉर्डन की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया की राजकीय यात्रा करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीकी देश की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 दिसंबर को ओमान का दौरा करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा है। ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, बल्कि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी सिक्योरिटी, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, एनर्जी रूट्स और अफ्रीका की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सब एक साथ ग्लोबल डिस्कोर्स के सेंटर में रही हैं। यही वजह है कि इस विजिट पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें हैं कि भारत इस चेंजिंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में अपनी भूमिका को कैसे शेप कर रहा है। जॉर्डन में 75 साल की डिप्लोमैटिक पार्टनरशिप, इथियोपिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पहली हिस्टोरिक विजिट और ओमान के साथ 70 साल पुराने स्ट्रैटेजिक और पीपल टू पीपल टाइज, ये तीनों पड़ाव मिलकर भारत की ग्लोबल साउथ स्ट्रैटेजी, मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन को दिखा रहे हैं। आज मुद्दा आपका में हम ये चर्चा इसलिए भी जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि ये दौरा सिर्फ अग्रीमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बताता है कि भारत एक रिलायबल पार्टनर, ब्रिज बिल्डर और स्टेबलाइजिंग पावर के रूप में किस तरह से उभर रहा है। और इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में आज हम इस विजिट के सिग्निफिकेंस, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट और एक्सपेक्टेड आउटकम्स पर बात करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान आज मुद्दा आपका में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, डिस्टिंग्विश फेलो हैं विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन। डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जीएनयू। प्रोफेसर भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डीपी श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे करूं तो तीनों देशों की ये जो यात्रा है इसे आप कितना जरूरी मानते हैं और क्यों मानते हैं, और आप दोनों के जरिए हम इन तीनों देशों की यात्रा के महत्व को अलग अलग भी समझेंगे। एमईए ने जो ब्रीफ किया वो कह रहे हैं कि जॉर्डन विजिट ऐसे समय में हो रही है जब वेस्ट एशिया लगातार इंस्टेबिलिटी देख रहा है। जॉर्डन ट्रेडिशनली एक मॉडरेट स्टेबलाइजिंग फोर्स रहा है। इस बैकग्राउंड में ये विजिट भारत की रीजनल डिप्लोमेसी और पीस ओरिएंटेड अप्रोच को कैसे रिइंफोर्स करती नजर आ रही है? सर, जॉर्डन मिडल ईस्ट का एक खास देश है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज, और यहाँ से हमारे इनका रीजनल पॉलिटिक्स में काफ़ी रोल है, क्योंकि ये वेस्ट बैंक जो आज पैलेस्टाइन का हिस्सा है वो एक ज़माने में जॉर्डन का हिस्सा था। वो जॉर्डन ने उसको वापस किया पैलेस्टाइन स्टेट को, और अगर कभी आगे पैलेस्टाइन स्टेट बनेगी तो इसमें जॉर्डन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। चूंकि वो पैलेस्टाइन और इज़राइल के एकदम पड़ोसी मुल्क हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी गतिविधियां रही हैं, तो इनका रीजनल रोल भी महत्वपूर्ण रहता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम वहाँ से फर्टिलाइज़र लेते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र काफ़ी मात्रा में, और जॉर्डन एक मॉडरेट मुस्लिम कंट्री है, तो वैसे भी इंडिया के लिए ठीक अच्छा रहेगा। जहाँ तक इथियोपिया की बात है, बिल्कुल इथियोपिया पे भी आएंगे हम। जॉर्डन के बारे में आप जो समझा रहे हैं डीपी श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आपने जो बातें कही हैं, थोड़ा सा मैं प्रोफेसर भारद्वाज का भी इस पे व्यू ले लूँ, फिर हम आगे और देशों की यात्रा की तरफ भी बढ़ते हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, जैसा अभी हमें डीपी श्रीवास्तव जी भी समझा रहे हैं कि किस तरह से जॉर्डन की यात्रा भी महत्वपूर्ण होने वाली है, और जब हम जॉर्डन इंडिया डिप्लोमेटिक टाइज की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 75 साल पूरे हो रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा डेटा को देखें और समझें तो डिफेंस कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस स्टेडली बढ़े हैं दोनों देशों के बीच। तो क्या ये विजिट इस पार्टनरशिप को सिंबॉलिक से स्ट्रैटेजिक लेवल पर ले जाने का एक बड़ा मोमेंट साबित हो सकता है? देखिए, अगर इन टोटलिटी अगर तीनों देशों की यात्राओं को एक साथ देखते हैं और फिर हम स्पेसिफिक कंट्री में जाते हैं, देखिए तीनों देशों में चाहे वो जॉर्डन है,
चाहे इथोपिया है या ओमान है, तीनों ही देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। हमारे जहाँ तक जॉर्डन की बात है, सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं और एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा इन सभी देशों में विद्यमान है। भारत जहां पर दो तीन पक्ष को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है, उसमें एक तो जो भारत एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में जो इमर्ज हुआ है, कि जो ग्लोबल साउथ के एजेंडा है, जो मुद्दे हैं, वो भारत आर्टिकुलेट कर रहा है और भारत उनको ग्लोबल पटल पे ग्लोबल नॉर्थ के साथ में नेगोशिएट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लीडरशिप दे रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो उसका उदाहरण देखने को मिला कि जो G20 समिट हुआ, उसमें भारत ने जो ग्लोबल गुड्स और ग्लोबल कॉमन्स दोनों ही मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से रखा, और इसमें जो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया, तो निश्चित रूप से एक ग्लोबल वॉइस को एक बहुत मजबूती उससे मिली। और चूंकि इथोपिया भी ग्लोबल अफ्रीकन कंट्री है और पूरे जो मिडिल ईस्ट के जो दोनों कंट्रीज हैं वो भी ग्लोबल साउथ के ही वॉइस हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन तीनों राष्ट्रों की विजिट भारत के जो ग्लोबल कॉमन्स, जिसमें हम टेररिज्म को मैं कहूँगा ग्लोबल कॉमन्स का ही मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज है, बाकी जो महामारी हैं, जो मुद्देज हैं, उनको भी, उनके लिए भी एक बहुत मजबूत वॉइस की जरूरत थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरा ग्लोबली एक मुहिम चलाए हुए हैं कि जो टेररिज्म का है उसका कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जो सेल्फ हेल्प सिस्टम क्रिएट हो गया है कि जिसमें जो कंट्रीज एक्सपेंशनिस्ट हो गए, रिविजनिस्ट हो गए, उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा ग्रेट पावर्स से और मिलिट्री पावर्स से, उसके लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात पे बहुत मजबूती से बल दे रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है और इसमें स्टेट सेंट्रिक अप्रोच ना होके मानव यानी मनुष्य सेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक एक अप्रोच होना चाहिए, डेवलपमेंट में हो या सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जॉर्डन का पहली यात्रा है, वो 75 साल का पहली बार तो हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को निभा रहे हैं, दूसरा कि ये 37 साल के बाद में पहली एक बायलैटरल विजिट है। 2018 में गए थे, लेकिन वो एक तरीके से ट्रांजिट एक विजिट थी, हालांकि उसमें भी बहुत गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हुआ था, लेकिन ये पूरा बायलैटरल विजिट है और इसमें कई विषय हैं जिसको खासकर हम कहेंगे। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रा जाएंगे, जहां पर एक एंशिएंट ट्रेड लिंक है भारत का, और वो वहां पर एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, उसको भी एड्रेस करेंगे। और साथ ही साथ जो तीन मुद्दे हैं, इसमें हम ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कल्चरल कनेक्ट की भी बात करेंगे। जहां तक ट्रेड की बात है, लगभग हमारा $2.8 बिलियन के लगभग ट्रेड है, और जिसमें ज्यादातर हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, फास्फोरस, पोटास, ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि ट्रेड एक्सपेंशन की भी बात भारत की होगी। लेकिन चूंकि ने सिक्योरिटी की बात की, भारत के लिए ये पूरे तीनों ही कंट्री बहुत महत्वपूर्ण है। वो ना केवल भारत के लिए, पूरा ग्लोबल साउथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मुझे लगता है कि इस यात्रा से भारत की जो एक बुलंद आवाज है इन सब मुद्दों को लेके, ग्लोबल साउथ को लेके, जो एक डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड ऑर्डर को लेके और एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर की बात को लेके, इससे बहुत मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। डीपी श्रीवास्तव जी, जो आप बात कह रहे थे, अगर आप उसे आगे बढ़ाएं, और एक तरह से अगर हम देखें, जिस तरह से प्रोफेसर भारद्वाज भी कह रहे हैं, अब ग्लोबल डिस्कोर्स में इंडिया को, भारत को आज वेस्ट एशिया में एक बैलेंस्ड वॉइस के रूप में देखा जाता है। इजराइल, पैलेस्टीन और अरब वर्ल्ड सभी से इंगेजमेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किंग अब्दुल्ला की जो बातचीत होगी, वार्ता होगी, इस बैलेंस को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने में कितनी अहम साबित होगी? वहीं इथोपिया के साथ जो भारत का डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ और लाइंस ऑफ क्रेडिट की बात करें, यह हमेशा अप्रिशिएटेड ही रहा है। तो क्या ये विजिट चाइना सेंट्रिक अफ्रीका नैरेटिव के बीच इंडिया का ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल पेश करता नजर आ रहा है हमें? देखिए साहब, मैं पहले ये कहना चाहूँगा जी कि ना सिर्फ ये मुल्क हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इन मुल्कों की नज़र से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान की ग्रोइंग मार्केट है, और जॉर्डन के लिए उनके जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है उसके लिए हिंदुस्तान एक अच्छी मार्केट रही है। ओमान में
ओमान इंडिया फर्टिलाइजर प्लांट एक है जो इंडिया ओमान का जॉइंट वेंचर था और 20 साल से है, और इसमें मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है जी। और ये आगे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट को भी कंट्रोल करता है। हाफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बिलोंग्स टू ओमान, द अदर हाफ इज पार्ट ऑफ ईरान। एंड ओमान जो है वो इंडियन ओशन पे भी उसका करीब 700 या 800 किलोमीटर का कोस्ट है। तो ये दोनों अगर आप दोनों दृष्टिकोण से देखें, हॉर्मुज स्ट्रेट और इंडियन ओशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। रही जो इथोपिया की बात, इथोपिया अफ्रीका का एक शायद सबसे पुराना स्टेट है। ये इसकी 2000 साल की सभ्यता है और इसका आज का महत्व हमारे बायलैटरल रिलेशंस के अलावा इस पे भी है कि इथोपिया अफ्रीकन यूनियन का होस्ट है। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका इथोपिया में बेस्ड है, अदिस अबाबा में, और अफ्रीकन यूनियन अब एक पॉलिटिकल यूनियन वो शुरू से रहा है, अब वो एक इकोनॉमिक यूनियन की तरफ मूव कर रहा है और एक कॉमन मार्केट पे समझौता हो गया है। उसको बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप इस पहलू को विचार में रखें तो ये यात्रा सिर्फ हमारी इथोपिया से बायलैटरल रिलेशंस के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये हमारी अफ्रीका से जो रिलेशंस हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इथोपिया से हमारा करीब $500 million का बस ट्रेड रिलेशंस है। अफ्रीका से हमारा 70-75 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रिलेशंस हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इथोपिया प्ले कर सकता है हिंदुस्तान के इस क्षेत्र में हमारी डिप्लोमेसी के लिए। जहाँ तक चाइना का सवाल है, हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस इन देशों के साथ या किसी भी देश के साथ हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस प्रगाढ़ करने चाहिए, डीपन करने चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको किसी तीसरे मुल्क से जोड़ें। और जहाँ तक अफ्रीकन कंट्रीज का अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है, कुछ उनका चाइनीज इकोनॉमिक एड से कुछ उनको का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि कई ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ चाइनीज जो अब इंडेटेड हो गए हैं। चाइनीज क्रेडिट टर्म्स काफ़ी स्टिफ होते हैं और अगर उन्होंने वो लोन नहीं वापस कर पाए तो चाइना लोन रीस्ट्रक्चर नहीं करता है, उसके बजाय ये इंसिस्ट करता है कि वो अपने कुछ एसेट्स उन चाइना को दे दें। ये जैसे श्रीलंका में इन्होंने हम्बनटोटा में किया था कि वो श्रीलंका उनका कर्जा नहीं उतार पाया तो उन्होंने हम्बनटोटा उनको मजबूर कर दिया गया कि हम्बनटोटा की लीज 99 साल के लिए दे दी जाए। चाइना यही पॉलिसी अफ्रीका में अपना रहा है। हिंदुस्तान की हमारा एड प्रोग्राम इतना व्यापक नहीं है जितना, या हमारा ट्रेड भी इतना व्यापक नहीं है जितना चाइनीज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और हमारे अपने रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है श्रीवास्तव जी। प्रोफेसर भारद्वाज, जैसे जो बातें आप लोग कह रहे हैं, एक तरह से अफ्रीका आज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन का नेक्स्ट हब माना जा रहा है। इथियोपिया अफ्रीकन यूनियन का पॉलिटिकल हार्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली इथियोपिया विजिट है, इसे एक तरह से इंडिया अफ्रीका रीसेंट मूवमेंट के रूप में कैसे देखें? अगर $500 बिलियन इथियोपिया के साथ, जैसा कि अभी हमें श्रीवास्तव जी भी बता रहे थे, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड रिलेशन अफ्रीका के साथ देखें तो $75 बिलियन के आसपास है। तो आप मानते हैं कि अफ्रीका
अफ्रीका के साथ इंडिया का ट्रेड अभी पोटेंशियल से काफ़ी कम है और इथियोपिया जैसे देशों के साथ एंगेजमेंट क्या इंडिया के ग्लोबल साउथ इकोनॉमिक लीडरशिप को हम एक तरह से कहें कि प्रैक्टिकल शेप दे सकता है? कितना पोटेंशियल अभी और है इसमें? देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष उठाया कि भारत और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में कैसे एक साझेदारी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल पार्टनरशिप को क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, ये बात साफ साफ है कि भारत एक ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में विश्वास करता है, वो किसी भी देश में। और एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो चाइनीज अप्रोच है वो बेसिकली जीरो सम गेम की है, कि आप जाइए, एक्सप्लॉयटेशन कीजिए, वहाँ के रिसोर्सेज को आप लेके आइए, अपनी मशीन ले जाइए, अपने इंजीनियर ले जाइए और वहाँ पे। लेकिन भारत की जो अप्रोच है वो डेवलपमेंटल अप्रोच है और बेसिकली वो हमेशा प्रायोरिटी में रहती है। और इसी से मैच करता है कि जो अफ्रीकन यूनियन का जो एजेंडा 2063 है, वो बिल्कुल भारत का जो विजन 2047 है, वो दोनों मैच करते हैं। विजन एजेंडा 2063 बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब आएगा जब आप एक तरीके की कैपेसिटी डेवलपमेंटल पार्टनरशिप को डेवलप करेंगे। और उसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। कैसे निभा सकता है? कि भारत के पास में अनस्किल्ड, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एक लेबर फोर्स है और उसमें जो खासकर जो स्किल्ड लेबर फोर्स की बात जहां तक आती है, वहां पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आईटी सॉल्यूशन में हमारा बहुत दबदबा है पूरा यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में, तो निश्चित रूप से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आईटी एजुकेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत और अफ्रीका के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हो सकती है। देखिए, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ज्यादातर एक्सपोर्ट हम ही करते हैं। उसमें स्टील है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, मशीन्स हैं, केमिकल्स हैं, ये सब का एक्सपोर्ट करते हैं। इथियोपिया के पास में बहुत कुछ हद तक हमको अभी एक्सपोर्ट करने का नहीं है। वहाँ लेदर है, स्पाइस है, लेकिन वहां पर अभी भी मिनरल्स रिच क्षेत्र है। उसमें निश्चित रूप से भारत वहां बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करके और अपना जो उनके मिनरल रिसोर्सेज है उसके उनके अपने डेवलपमेंट के लिए और भारत में भी उसका इंपोर्ट करके आगे बढ़ाया जा सके। तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें आपने साफ साफ बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली विजिट है, लेकिन इसमें एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके गए हैं कि वो वहां की ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं। तो और वो ये बताना चाहते हैं कि भारत एक सॉफ्ट पावर है, एक ये कहें कि लोकतंत्र की जननी है और लोकतांत्रिक तरीके से, और ना केवल देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, दुनिया में भी लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा मैसेज अफ्रीकन कंट्रीज में देना चाहते हैं कि आप लोकतांत्रिक पाथ को अपनाइए और अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको लोकतांत्रिक कीजिए। देखिए, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, आप लीबिया लीजिए, आप ये कांगो लीजिए, बुरुंडी, रुवांडा, ऑल दीज कंट्रीज ये सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। आप पूरा का पूरा अफ्रीकन कंट्रीज, उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ और उसमें उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले ये कॉलोनियल रिजीम्स के अंडर में रहे, फिर बाद में ये ग्रेट पावर्स और सुपर पावर राइवलरी में ट्रैप होते चले गए। अभी जैसे चाइना का आपने बिल्कुल जिक्र किया कि चाइना वहां पर एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म लेके गया है और वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स को एग्जेजरेट कर रहा है, सब आर्म सप्लाई कर रहा है और अपने फायदे के लिए रिसोर्सेज का दोहन कर रहा है। भारत वहां पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल पीस की बात करता है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए इस तरीके ये विजिट निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक मैसेज देगा और जो वॉइस है उसको भी मजबूत करेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक और एंगल को अगर समझे डीपी श्रीवास्तव जी, स्ट्रैटेजिकली देखें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी और इंडियन ओशन, ये सब ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी के की जोन्स हैं। तो इथियोपिया विजिट को भारत की जो मैरीटाइम और इशू को देखें और कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी के नज़रिए से समझें तो इसे कैसे जोड़कर देखा जाए, कितना अहम होगा इस नज़रिए से? सर, जहाँ तक मैरीटाइम स्ट्रैटेजी की बात है, सबसे इन 3 मुल्कों में सबसे इम्पोर्टेंट ओमान है। जैसा मैंने कहा था, ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट भी ओमान के थ्रू गुजरती है और ओमान का इंडियन ओशन पे भी उनका कोस्टल रीजन खुलता है। जॉर्डन तो इनलैंड स्टेट हुई और काफ़ी हद तक इथियोपिया भी लैंडलॉक्ड है, इसका कोई
जब से एरिट्रिया अलग हो गया है, इसका कोई डायरेक्ट सी आउटलेट नहीं है। इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है जिबूती के साथ, और अब वो सोमालीलैंड के साथ, जो सोमालिया का कब्री कवे हिस्सा है। मगर ये अगर आप पूरे इस रीजन को देखें तो इस रीजन में इंडियन मैरीटाइम प्रेजेंस ऑलरेडी है, और इंडियन नेवी यहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस पिछले 3 या 4 साल से कंडक्ट कर रही है। और हमने कई इंसिडेंट्स में इंडियन नेवी ने शिप्स और कंट्रीज के शिप्स को भी पायरेट से छुड़वाया है। तो हमारी भूमिका यहाँ के मुल्क भी समझते हैं, और आगे शायद हम इसको और भी बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल। और एक तरह से प्रोफेसर भारद्वाज, ओमान पर ही अगर हम और बात करें, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी श्रीवास्तव जी ने भी कही है, तो इंडिया ओमान रिलेशंस को अक्सर हिस्टोरिक, ट्रस्टेड और स्ट्रैटेजिक कहा जाता है। 70 साल की डिप्लोमेटिक जर्नी में ये दूसरा पीएम लेवल विजिट है। क्या ये संकेत है कि इंडिया गल्फ रीजन में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डेप्थ बिल्ड कर रहा है? अब आप ओमान की यात्रा को आप कितना अहम मान रहे हैं? देखिए, पहले मैं एक पक्ष और अफ्रीका के संदर्भ में जो एम्बेसडर साहब ने कहा वो जो, फिर मैं ओमान पे आता हूँ। देखो, भारत की 2 पॉलिसी रही है, एक पहले सागर और अभी महासागर। और महासागर में जो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक जो अप्रोच है भारत की, वो बेसिकली अक्रॉस द रीजन है। तो अफ्रीकन रीजन बहुत महत्वपूर्ण है इस महासागर प्रोजेक्ट में। उसी से ही भारत इन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना चाहता है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना चाहता है। और भारत चाहता है कि एक इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो। जहां तक ओमान की बात है तो 2-3 पक्ष होते हैं। ओमान के साथ लगभग हमारा $10 बिलियन का ट्रेड है, और उसमें ज्यादातर जो ट्रेड है वो हम वहां से फ्यूल, जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, हाइड्रोकार्बन ट्रेड्स ज्यादा होता है। अब हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। और उसमें जो ट्रेड टेक्नोलॉजी और को भी हम इन्वॉल्व करके भारत ओमान के साथ पूरे जो गल्फ रीजन है उसके साथ में ट्रेड को बेसिकली एक्सपेंड कर रहे हैं दूसरे पक्ष में। और इसमें भारत ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर रहे हैं। और इससे एक तो जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम होगा, और दूसरा जो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर जो भारत में क्रिएट होते हैं, वो पेट्रो प्रोडक्ट्स को हम इन गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और ये देखिए कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका एक पर्पज यही था कि ये जो ट्रेड है वो वन वे ट्रेड ना हो, यानी कि हम सिर्फ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और एलएनजी ही का इंपोर्ट ना करें। हमारे यहाँ से जो पेट्रो प्रोडक्ट्स है और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक बिजनेस हब हम मिडिल ईस्ट में क्रिएट करें। तो ये डिपेंडेंसी एक तरफा डिपेंडेंसीज ना हो कि दो तरफा डिपेंडेंसीज हो, और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की तरफ ये पूरा इंडिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज आगे बढ़े। और मुझे लगता है इसी ही एजेंडा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के सुल्तान बिन तारिक से मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो बाकी इश्यूज हैं, जिसमें खासकर कैपेसिटी बिल्डअप का, जिसको मैं बार बार उठा रहा हूं कि जो हमारी जो एक स्ट्रेंथ है भारत की, जिसमें चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में हो, वो टेक्नोलॉजी, वो एक्सपर्टीज, वो स्किल्ड लेबर फोर्स को हम मिडिल ईस्ट और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें, ताकि भारत का जो अपना एक सॉफ्ट पावर जो अप्रोच है, एक स्ट्रेंथ है, वो और मजबूत के साथ स्ट्रेंथ, और भारत की जो वॉइस है इन देशों में वो और मजबूती से आगे बढ़े। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल आप लोगों से और है, थोड़ा सा संक्षेप में चाहूंगी जवाब दें। डीपी श्रीवास्तव जी, अगर जैसा आप लोग कह भी रहे हैं, तीनों देशों को एक साथ देखें तो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, ज्योग्राफी अलग है लेकिन कॉमन थ्रेड है ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन। क्या ये विजिट भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक थीमेटिक कोहेरेंस दिखा रहा है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट में अक्सर सिंबोलिज्म और सब्सटेंस दोनों दिखते हैं, डायस्पोरा कनेक्ट, हिस्ट्री रेफरेंसेस और स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। तो ये जो 4 दिवसीय यात्रा है, भारत दुनिया को कौन कौन से कोर स्ट्रैटेजिक मैसेज देना चाहता है? साहब, हम
ग्लोबल साउथ तो एक बहुत बड़ी इकाई है। मैं फोकस देना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव से इंडिया का इस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोफेसर भारद्वाज, अगर देखें तो बार बार ये बात भी कही जा रही है कि भारत अब सिर्फ इश्यू बेस्ड नहीं बल्कि रीजन बेस्ड डिप्लोमेसी कर रहा है। तो क्या ये टूर उसी शिफ्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसे हम देखें समझें? और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या ये 3 नेशन विजिट भारत को सिर्फ एक इमर्जिंग पावर ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की लीडिंग वॉइस जो ऑलरेडी माना जा रहा है भारत को, उसके और एक तरह से रीजन्स के बीच में एक ब्रिज के रूप में स्थापित करने में एक बड़ा कदम ये यात्रा साबित हो सकती है एक तरह से? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, जो हमारा प्रोजेक्ट महासागर है, जो मॉरिशस में भारत के प्रधानमंत्री जी अभी 2025 में गए थे, वहां से शुरू किया। और उसका पूरा विजन ये है कि हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप ना करके पूरे रीजन को हम एक साथ लेके उनके साथ में पार्टनरशिप करें। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, बार बार हम जो कहते हैं कि देखो ये युद्ध का समय नहीं है, ये हम जस्ट और सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं। और वो तब होगा जब ग्लोबल साउथ एक साथ आएगा। जैसे टेररिज्म का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसमें इंडिविजुअल कंट्री अपनी पूरी एनर्जी को एग्जॉस्ट करता है। कुछ कंट्रीज टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट हो गए, तो उनको काउंटर करने के लिए पूरा जो क्षेत्र को जब तक आप मोबिलाइज नहीं करेंगे, जब तक उनको आप स्ट्रांगली वो एक वॉइस क्रिएट नहीं होगी, तब तक ये इस तरीके के जो नासूर हैं, जो आतंकवादी ताकतों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरीके से पोलराइज कर रहे हैं वर्ल्ड को रिलीजन के नाम पे और बाकी मुद्दों के नाम पे, वो बेसिकली तब तक वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। तो भारत का सबसे जो अप्रोच है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। और उस होलिस्टिक अप्रोच में हम पूरे क्षेत्र में और डिफरेंट बड़े इश्यूज को, जैसे लोकतंत्र की बहाली की बात करते हैं, लोकतंत्र के प्रमोशन की बात करते हैं, आतंकवाद और फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, ताकि पूरे दुनिया में एक तरीके से जस्ट और सस्टेनेबल पीस हो। यही हम मिडिल ईस्ट में जो आज के दिन इजराइल और फलस्तीन के बीच और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें भी रिजोल्व करने की बात करते हैं। वही हम यूक्रेन और रशिया के बीच में कि एक सस्टेनेबल पीस तब होगा जब हम ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करेंगे और भी पूरे विश्व को एक साथ लेके एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के रूप में सामने नहीं रखेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ समय ही पूरा हो गया। प्रोफेसर भारद्वाज आपका, डीपी श्रीवास्तव जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 3 देशों का दौरा है वो केवल बायलैटरल मीटिंग्स की श्रृंखला भर नहीं है, बल्कि ये भारत की कॉन्फिडेंट, मैच्योर और फॉरवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी का प्रतिबिंब है। जॉर्डन में रीजनल बैलेंस, इथियोपिया में अफ्रीका पार्टनरशिप और ओमान में ट्रस्टेड स्ट्रैटेजिक टाइज, तीनों मिलकर यही संदेश दे रहे हैं कि भारत आज न केवल अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेशन में भी कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा रहा है। आने वाले दिनों में इस विजिट के आउटकम्स एग्रीमेंट से कहीं आगे जाएंगे। परसेप्शन, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट के रूप में यही वजह है कि इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाले देशों में शामिल हो चुका है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।